Hello and welcome to Business Morning. This is the show that brings to you all that is making news in the world of business and finance, and also we tell you how you should be managing your portfolio, looking at how the markets have been performing. So stay with us for the next 1 hour, because after at about 9:30 we will be having a special discussion that we have planned for you, and Ajay is going to tell you more about it. बहुत शुक्रिया प्रियंका। और आज 9:30 बजे हम चर्चा करेंगे स्टैंड अप योजना की, और बहुत सारे आर्थिक आंकड़े भी हैं जिनकी वजह से बाज़ार में कल गिरावट नज़र आई। महंगाई दर के आंकड़े आए, थोड़ा सा निराशाजनक आए। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आए, उसमें भी निराशा दिखाई दी। और इसके आगे बाज़ार की क्या दिशा है वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एशियाई बाज़ारों का हाल। और एशियाई बाज़ारों में इस वक्त मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। निक्के में 87 अंकों की बढ़त, कॉस्पी में 12 अंकों की गिरावट। ताइवान के बाज़ार में भी बहुत ही मामूली बढ़त देखी जा रही है। शुरुआती दौर में एसजीएक्स निफ्टी पर भी दबाव दिखा, 26 अंक नीचे 8635 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता नजर आया। And let's also tell you how the US markets closed in trade yesterday. And we saw negativity set in where the US markets were also concerned. The Dow Jones, S&P 500, as well as the Nasdaq, all closing down by about 0.5% each. And talking about the kind of movement that we see in the pre-opening session of the Sensex, marginally down, actually trading pretty much flat, just down about 5 points, still over that 28,000 level. Let's begin our discussion. Joining us today, Mr. P.K. Agarwal, who's going to be discussing the stock markets with us. Thank you, sir, for joining us here on Business Morning. Sir, we've seen a little bit of consolidation come in after the run-up that we saw where the Sensex and the Nifty are concerned. Do you think markets are going to be trading range-bound for the next couple of weeks? I think so, because the short term and the long term are now trying to balance out each other. Because Indian economy is certainly very well poised in the medium to long term, but in the short term we have now issues relating to inflation and manufacturing on the ground. So both these factors will play out each other, and therefore we will see a range bound market, at least certainly for the month of August. अगर आंकड़ों की बात किया, जो कि आपने इन्फ्लेशन और आईआईपी दोनों का ही मुद्दा उठाया, आईआईपी में जो दिक्कत है वो शायद ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है इन्फ्लेशन के मुकाबले। उसको एड्रेस करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? शॉर्ट टर्म में तो जो मुझे लगता है कि कंपनियां ने काफ़ी एग्रेसिवली कॉस्ट कटिंग करी है, एफिशिएंसीज लाए हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर तो एक ही सोल्यूशन है कि डिमांड पिकअप हो। अच्छा। और उन कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ें कहीं ना कहीं से। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे टू डू इट। बट इन शॉर्ट टर्म कंपनीज विल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस नाउ, बिकॉज दिस कॉस्ट कटिंग हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड, नॉट प्लेटू एग्जैक्टली, बट काफ़ी हद तक वो हो चुका है। तो उसको और आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर अब एम्फेसिस जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे रहेगा। कंपनियों पे उतना ज़्यादा अब निर्भर नहीं रह सकते आप आईआईपी के आंकड़ों को सुधार करने के लिए। लेकिन क्या ये दोनों आंकड़े ये दिखाते हैं कि अब जो ब्याज दरों में कटौती की संभावना और घटोतरी की संभावना वो थोड़ी सी कम हो गई है? कहा जा रहा था कि दिसंबर तक कुछ और शायद आधे फीसदी तक की राहत उद्योग जगत को दिखाई दे। अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन को ही एक मात्र पैरामीटर मांगते हैं तो हाँ, इंटरेस्ट रेट की संभावनाएं कम हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे और रीजंस होते हैं, और मुझे लगता है कि आरबीआई ज़रूर उन पर करेगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इमीडिएट 1-2 महीने के अंदर आप ये कह सकते हैं कि संभावना थोड़ी, क्योंकि आरबीआई ये देखना चाहेगा कि ये ट्रेंड सस्टेनेबल है, या जैसे कि बात की जा रही है कि मानसून अच्छे होने के कारण जो फूड प्राइसेस के अंदर जो इन्फ्लेशन आया है खासतौर से पल्सेस में, वो अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो शायद अगले आंकड़े जो आएँ वो इतने ख़राब ना आए। तो केवल एक रीडिंग के बेसिस के ऊपर या एक डेटा के बेसिस के ऊपर आरबीआई कभी एक्ट नहीं करता है। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि आरबीआई वुड लाइक टू वॉच एटलीस्ट फॉर 3-4 months बिफोर टेकिंग अ व्यू that inflation is actually gone out of hand, which I don't think so. Okay. You know, you talked about how more focus will now be on the macroeconomics rather than just corporates and their results probably. But looking at that, how difficult is it, looking at the whole economic scenario across the world, how difficult is it for demand to actually pick up? And do you think that these companies needs to also be more India specific, because we're a consumption driven economy, so to say. So do you think more focus needs to be on India? That should be the case, because there is absolutely no other demand anywhere else. So if we cannot generate demand in India, we are going to be in serious trouble. But having said that, I think
Indian demand is just waiting. I mean, I think the moment economy starts picking up, you will see demand actually picking up very, very fast, and that relationship is not going to be linear. But unfortunately, that hasn't happened, and we have been waiting for that to happen for quite some time now. My sense is that in a matter of six months to 1 year, we should see some kind of a momentum pickup, if I may say so, in economy, because the effort of the government, particularly in the infra spending, would start yielding results, because infra spending takes, there's a lag of about 6 months to 1 year. Now, massive investments have taken place in road sector, for example, in power sector, in mining sector. So I think the impact of that will start appearing over a period of time. So my sense is that in 6 months to 1 year, we should see pickup in the economy and therefore in the demand. And then, because we're talking about this change of strategy in terms of investment and consumption, and how do you think there should be a change in strategy in the way you invest then, particularly when it comes to the stock markets? For this, all this while we've been talking about how you need to have a stock specific approach, but if you shift and we start talking about how macroeconomic fundamentals are going to be more important, do you think there needs to be a change in strategy with investment as well? No, I think there is no change in strategy. You should always start with macro picture, for the simple reason that unless the whole economy is performing, it's very highly unlikely that individual companies will start performing. So individual companies will perform only when there's an environment available to them to perform. So macroeconomic fundamentals are very, very important. So my sense is that if we have this approach of analysis where we start from the big picture, then we come to the sectors which are likely to perform, and then we pick up the companies which are likely to perform. So I think that is the way to go about doing it. So ultimately, the philosophy of investing almost remains same. What actually changes is some very, very specific situation on the ground. But broadly speaking, to my mind, the model should be macroeconomic picture, then what sector is likely to perform, and within that sector, what companies are available at good valuation and likely to perform. So this formula should remain constant. अगर इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए, जो ऑक्शन अभी खबरों में ये सेक्टर रहने वाला है, किस तरह से आप एनालाइज करते हैं? खबर ये भी आई शायद 2 दिनों के लिए उसको टाला जा सकता है। नहीं, 2 दिन टालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने हाथ में, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि टेलीकॉम सेक्टर के अभी मुश्किल दिन दूर नहीं हुई हैं। आई थिंक दे आर इन फॉर वेरी, वेरी टफ टाइम्स, इन पर्टिकुलरली अभी हम देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में भी कि डिफरेंट प्लेयर्स के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। जो पुरानी कंपनियां हैं वो रिलायंस जियो को के काम से खुश नहीं है, रिलायंस जो उनके काम से खुश नहीं है। उनका कहना है कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शंस जो हैं वो उनको प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो काफ़ी डिबेट चल रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपके पास टेलीकॉम स्टॉक्स नहीं हैं तो आज कोई ऐसी खास वजह नहीं है कि आप उनके अंदर पोजीशंस लें, हैं तो आप रख सकते हैं। Also, Mr. Agarwal, when we're talking about more infrastructure investment, what other stocks do you see movement in, and particularly if you talk about sectors like the power sector which have long gestation periods, and how much of an investment bet do they really make? Power sector to my mind is a very good sector to be investing. I think this is going to be a dark horse of the stock markets in the next 6 months to 1 year. They have been very quietly performing very well. If you look at companies like NTPC, company like Power Grid, company like REC, they have reported excellent numbers even in such a not so good looking environment. So my sense is these stocks have very, very solid balance sheets, extremely good performance even in tough times, but little patience is required, because these are not the kind of stocks which move 10%, 15% in a month's time. These are not the stocks of that kind, but they're extremely stable stocks. They can give you a very stable portfolio. They can provide stability to your portfolio. They can reduce volatility in your portfolio. So you should be looking at these stocks, and I entirely agree with that. And what about those frontliners like BHEL, Larsen & Toubro? What about these kind of stocks? I mean, looking at BHEL and the kind of performance we've seen in the last 5 to 7 years, what would you suggest to people who are already holding on to that stock at much higher levels, and also for those who want to make fresh investments? See, BHEL and L&T are not really a power stock. They are capital goods stock, and therefore capital goods I don't see are likely to perform immediately well, for the simple reason that there is still slack in the economy. The companies still have slack in the capacities. So unless the existing capacities are fully taken up and there is a need for setting new projects, and therefore you need more capital equipment, till that happens, obviously these companies cannot start performing. Of course, L&T is
has many other areas to operate at. But BHEL obviously will need some more time, because unless that happens, you cannot have BHEL performing well. So my sense is that capital goods generally perform in the second leg of the bull run. We haven't even started, so obviously performance of capital goods sector is a little while away. All right, we're going to come back to this discussion in just a bit, but there are some more stories that are coming in which we need to get to our viewers. Well, Bangladesh Information Minister Hassanul Haq Inu called on Information and Broadcasting Minister Venkaiah Naidu at his residence in New Delhi this morning. Both sides discussed ways to scale up cooperation in information and broadcasting sector. Senior officials of INB Ministry and Prasar Bharati were present during the delegation level talks. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो टॉप लाइंस पर निगाह डालेंगे, साथ ही साथ शेयर बाजार पर चर्चा जारी है और आज का स्पेशल मत भूलिए, स्टैंड अप योजना। कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस मॉर्निंग। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Chopsy, member of PA since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बिजनेस मॉर्निंग और अब एक निगाह डाल लेते हैं आज की जो बड़ी आर्थिक जगत की खबरें हैं। टॉप लाइंस देखते हैं आज की। दालों का बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख टन अतिरिक्त दालों के आयात करने का फैसला लिया है। दालों की सप्लाई और कीमतों की समीक्षा पर बैठक हुई। बीते हफ्ते दाल की कीमतों में कमी दर्ज की गई। केंद्र ने राज्यों से ज्यादा दाल खरीदने की अपील की। बीते हफ्ते 398 गांवों तक पहली बार पहुंचा बिजली का कनेक्शन। झारखंड में 91, ओडिशा में 67, असम में 60, बिहार में 28 गांवों तक आज़ादी के बाद पहली बार गांवों को रोशन होने का मिला मौका। इस योजना के तहत अभी तक 10,000 से ज़्यादा गांवों तक पहुंच चुकी है बिजली। माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय करेगा नया मामला दर्ज। लोन के पैसे को विदेशों में ले जाकर मनी लॉन्ड्रिंग का है संदेह। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में माल्या के 4 नए खातों का खुलासा हुआ है। लोन डिफॉल्ट मामलों में फरार हैं विजय माल्या। और नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर लगाया जुर्माना। केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर 1 से 5 लाख रुपए तक की लगी है पेनल्टी। और बाजारों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, जो कि स्टॉक एनालिस्ट हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी में भी गहरी रुचि रखते हैं। प्रदीप जी, ये हमारा कार्यक्रम जो है उसका सेंट्रल जो थीम है वो फाइनेंशियल लिटरेसी है और जो लोग हाशिया पे पड़े हैं, जो आज तक बाज़ार को समझते नहीं हैं, डरते हैं जो, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ एक तरह से जो लिटरेसी के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। आज आपके लिहाज से क्या मंत्र होगा जो आप बताना चाहेंगे निवेशकों को जो बिल्कुल नए हैं मार्केट्स के लिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे जिसे कह सकते हैं वो है और बहुत आगे जाने की संभावनाएं हैं। तो जो डे टू डे मूवमेंट होती है उससे ज़्यादा बाज़ार में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो डे टू डे मूवमेंट है ये उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग करना है, जिनको निवेश करना है, जिनको स्टॉक मार्केट जो वेल्थ क्रिएट करता है अगर उसका लाभ उठाना है
तो आपको अपने आप को इस डे टू डे मोमेंट से अलग करना होगा। उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने जिक्र किया था कि स्टॉक्स चुनने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसमें आपको विश्वास है और होना चाहिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हम 7-7.25% तक तो बढ़ ही रहे हैं, और अगर हम 8% की दर से अगर बढ़ती है हमारी जीडीपी की ग्रोथ, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा संकेत होगा। ऐसे माहौल के अंदर जो सबसे अच्छे क्षेत्र हैं जिसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं या ग्रोथ देख सकते हैं, उसमें बैंकिंग है, ऑटो है, रियल इस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर है। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इस ग्रोथ के अंदर। तो अगर आप इन क्षेत्रों से रिलेटेड कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और उनको 3 से 5 साल तक के लिए होल्ड करते हैं, आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी नहीं है कि मैंने आज खरीदा, 2 रुपये फ़ायदा हुआ बेच दिया, या 2 रुपये नुकसान हुआ तो बेच दिया, लेकिन ये समझ के कि मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ या मैं इसलिए निवेश कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ये आगे बढ़ के मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे क्योंकि इनमें ग्रोथ होगी। तो ये मेंटालिटी को लाना, ये डिसिप्लिन को लाना बड़ा मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए, और ख़ासतौर से ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है। यानी आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आपके दोस्त मित्र कुछ बोल रहे हैं कि मैंने आज ये कर दिया, मेरा आज ये हो गया, बाज़ार में मैंने इतने पैसे, तो आप कई बार ललायित हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या गेम प्लान या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नीति होनी चाहिए। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप अपना डिसिप्लिन बिल्कुल क्लियरली फॉलो रखें कि भैया मुझे तो अच्छी कंपनियों में निवेश करना है, मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, और मुझे उनको होल्ड करना है, और मुझे डे टू डे मूवमेंट से चिंता नहीं होना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज इन्फोसिस का स्टॉक जो है उसकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। कारण क्या है? एक ऑर्डर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का जो उनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन क्या उससे इन्फोसिस का कैरेक्टर बदल गया? क्या इन्फोसिस कल बंद हो जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का आपको लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह के स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में, आज से 1 महीना पहले 1250 रुपये में लोग जिस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार थे, आज वो आपको 1050 पे उपलब्ध है, लेकिन आप झिझक रहे हैं, क्यों? तो ये जो मेंटालिटी है ना, जब आप इससे निकल आएंगे तब आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से भर जाएगा। We're going to come back, Mr. Agarwal, but right now let's tell our viewers how the markets have opened in trade today. Well, pretty much flat trading that we're seeing where the Sensex is concerned. The market's opening 22 points up at 28,087 level. Talking about the gainers and the losers on the charts, though, we're going to begin with the gainer pack first. Well, those are the index gainers. We're telling you about the stocks which are gaining in morning trade. Thero Motor Corp, Axis Bank, Tata Steel, Adani Ports and Bajaj Auto, while the losers on the charts are TCS, Infosys, Sun Pharma, Cipla and GAIL. Mr. Agarwal, when you're talking about having those stocks in your portfolio with a time frame of at least 5 years or 3 to 5 years for that matter, but there are some stocks, maybe the frontliners, which have not given you a return even in 5 years, then what is the kind of strategy you need to follow, what you should be doing with that stock, and how long should you wait? It's a very good question. 30 years ago I would have said buy and hold, but today I cannot say that, for the simple reason that markets have become too dynamic. And there are a whole lot of players which have entered with completely different motivations. For example, a hedge fund has a completely different motivation. A day trader has a completely different motivation. A pension fund has a completely different motivation. For example, LIC will invest with a completely different motivation. So when all those different motivational forces interact, the market becomes very volatile and dynamic. So therefore, now you just cannot take an approach like that. I have got a good stock and I'm just going to sit on it for 5 years. You cannot do that. So the answer to this question is that you have to review your portfolio at least on a quarterly basis, because most of the big players take a decision on a quarterly basis because they wait for the quarterly results of the companies and then they form a view. So therefore, quarter is a good period. So even if you plan to hold it for 3 years, it does not mean that you just buy today and sit for 3 years. No. You have to be far more proactive now in the markets, as I said, because the reason is that we are far more interconnected globally. Now we are far more dynamic, far more active. So therefore, you cannot just take a passive view that just because I have bought a good stock, I can continue to hold it and stay. No. You have to continually evaluate whether the assumptions on which you had bought this stock are still valid. So periodic review is going to be the mantra of the day. I think that even if you're invested in one of these frontliners, the periodic review is very important for you to keep building on your portfolio and ensure it gives you good returns. Mr. Agarwal, we'll have to leave it there, but thank you so much for joining us here on Business Morning today. Thank you.
फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्टैंड अप योजना पर आपके सवाल लेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर छत्रपति शिवाजी। तो कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। देखते रहिए खास कार्यक्रम बिजनेस मॉर्निंग। Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. It's a new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Welcome back once again to Business Morning, and now on to our next segment, Economy Today, where we'll be talking about the Stand-Up Yojana. And is going to give you details as to how you can get in touch with us. जी हाँ, योजना आपके लिए है और इकोनॉमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता है हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं, #economy today और ट्विटर हैंडल @DD News Live का इस्तेमाल कीजिए। अपने सवाल भेजिए। आज के प्रोग्राम में सवाल स्टैंड अप योजना से जुड़ा होना चाहिए। मेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान छत्रपति शिवाजी, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के, वो संस्था जिसकी जिम्मेदारी है इस अहम योजना को देश भर में लागू करने की, आप तक पहुंचाने की। और यकीन मानिए इस मुद्दे पर देश में आज इनसे बेहतर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की। करें प्रयास, पाएं विकास। क्या आपको पता है कि ये टैगलाइन देश की किस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा है? आर्थिक तौर पर वंचित देश, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिला तबके को देश की मुख्यधारा में जोड़ने और गरीबी को दूर करने की ओर उठाता ये कदम स्टैंड अप योजना का कार्यक्रम है। आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार इस योजना की शुरुआत कर चुकी है। इसके जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को नई औद्योगिक इकाइयां लगाने या फिर कारोबार शुरू करने के लिए आसानी से लोन दिया जाता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गरीबी, तंगहाली, अवसर न होने और समाज से मिल रही बेरुखी से त्रस्त समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे आने का अवसर देना ही केंद्र सरकार का मकसद है। स्टैंड अप इंडिया देश के उस तबके को आगे बढ़ाना चाहती है जिसकी आंखों में आगे बढ़ने के सपने हैं और उसे हासिल करने का हुनर भी। इसका मकसद देश के पिछड़े, वंचित और दलित वर्ग के लोगों को राष्ट्र के विकास में शामिल करना है। इसके जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को आसानी से ऋण भी मिल सकेगा और यह ऋण 10 लाख से 1 करोड़ तक का मिलेगा। दलित, आदिवासी और महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए देश की 1,25,000 शाखाएं बिना गारंटी के लोन देंगी। शाखाएं एक दलित, एक आदिवासी को जरूर ऋण देंगी। लोन लेने वाले को रुपए कार्ड भी मिलेगा जिससे वह सहूलियत के हिसाब से अपने आप
पैसे निकाल सकेंगे और यह लोन 7 साल में वापस करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से तकरीबन 2.5 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के जरिए गैर व्यक्ति उद्यम में 51% शेयरधारक दलित, आदिवासी या महिला ही होनी चाहिए। इस योजना से ऐसे दलित, आदिवासी या महिला उद्यमी अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं जिनके पास काम करने का विजन है, हुनर है, हौसला है, लेकिन पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता देने से जहां एक और उद्यमशीलता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए रोजगार के कई मौके भी पैदा होंगे। योजना में कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वेब पोर्टल की सुविधा दी गई है। ऐसी इकाइयां जो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, सेवा या व्यापार से जुड़ी होंगी, उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण आसानी से उपलब्ध होगा। योजना में सिडबी, नाबार्ड, एलडीएम के जरिए प्रशिक्षण से लेकर किसी भी तरह के सहयोग दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंड अप योजना की जो तमाम जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाएं और इसीलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम जानकारियां आपको मिल पाएंगी और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिहाज से ये आधे घंटे बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सवाल भी कर सकते हैं ट्विटर और जीमेल के जरिए और जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। शिवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपने वक्त निकाला। मकसद और अभी ज़मीन पर स्थिति क्या है इस योजना की, क्योंकि आप इसको हैंडल कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाने की। देखिए, ये स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम जो केंद्र शासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवानी में और उनके विजन के आधार पर इसको चालू किया गया है। हमारे देश में उद्यमशीलता का बहुत ही ज़बरदस्त अभी उसकी वातावरण पर्याप्त हो चुका है। इन सभी उद्यमशीलता के जो प्रवाह में हमारे देश में बहुत से इंटरप्रेन्योर्स अभी जो उद्योग को बैठा रहे हैं, उद्योग चलाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं, उन सबों को मदद करते समय एक ऐसा हम लोगों को दिमाग में आया माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन में है कि दलित, आदिवासी और महिला उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में जो मदद मिलना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इन सभी श्रेणी के हमारे उद्यमियों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए यह स्टैंड अप इंडिया का एक बहुत ही अनोखा स्कीम इम्प्लीमेंटेशन चालू किया गया है। 5 अप्रैल 2016 को औपचारिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोएडा में इसका लॉन्च किया है। अभी तक में ये लगभग 3000 से ज़्यादा ऐसे उद्यमी जो हैं, उन सभी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर उसका लोन सैंक्शन हो चुका है, जो कि रफली 600 करोड़ का इस पे लोगों को फ़ायदा हुआ है। 600 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। इसमें सबसे मुख्य बात ऐसी है कि हम लोगों को एक संतुलित विकास, समुचित विकास का जो हम लोगों के देश में जो हम लोगों की मुख्य उद्देश्य है, उसमें खास करके इस तरह के छूटे हुए लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए ये एक बिल्कुल ही इफेक्टिव एक स्कीम है। इस चीज़ को माना जा रहा है। Important step towards that whole idea of financial inclusion. But Mr. Shivaji, if we talk about the kind of role that the banking sector is playing in this, and we get a lot of queries asking about such schemes. Looking at that, do banks have a set target and the amounts that they have to disburse under such schemes? Are there any targets that they have to meet? Correct. I think it is a very good milestones what we have been able to put it in the scheme itself, that there are roughly 1,25,000 branches of all the banks in this country. Every bank branch has been given a target of assisting at least one SC or ST or women as entrepreneurs, provide them financial assistance, which will be ranging between the 10 lakhs to 1 crore for every new such greenfield project which he or she is intending to start with. And when you're talking about greenfield, what does that really mean? It means that any of these entrepreneurs, their first time venture, they are coming as a new generation, new
activity which they are intending to start with, that need to be supported so that they can be able to improve their quality of life. They have lot of talents, expertise, but because of the lack of the financial support in the right time, in the right type of the financial instrument, many of them, despite having the capacity and the potential, they are not able to utilize. You know, because of that, there are two basic issues are coming up. One, that the quality of life of these individuals, that is not getting unlocked. I mean, they're not getting benefited because their potential is not getting unlocked. Second thing, you know, such a large number of our entrepreneurs, if their contribution is also reckoned with the total economic growth of the country, and they become the active partner to the economic growth journey of the nation, the GDP itself will zoom up. Of course. You know, but you said that the banks have been given a target of at least one. So on what basis can they reject an application? And, you know, because a lot of people also have these queries that our application was not accepted. Then what is the kind of collateral? Do you need any collateral? Because the amount is going quite high as well. So those kind of queries, when they have, you know, what's really the answer to that? I think it is a very, very important question you have asked. I must thank you. Because many of our entrepreneurs, especially in our country, despite having all that capabilities and skill set, they don't get the loan primarily because the universally the lending regime get driven in the conventional frame by the security security oriented lending. So collateral assumes definitely a very important aspect. We knew this particular issue, so in this scheme, the SIDBI, with the help of a trust called NCGTC, National Credit Guarantee Trust, we provide partial guarantee for all such loans which will be extended by all the banks in this country, who are now the partners in this entire Stand Up India journey. So by giving this guarantee, to great extent the credit risk is mitigated and our borrower and who is entrepreneurs can be able to get the benefit of this loan and move forward at the fastest pace. That is our ambition, and their happiness, their growth will be our satisfaction. ट्विटर पे जो सवाल है उसको लेने की कोशिश करते हैं। ट्विटर और जीमेल दोनों ही माध्यमों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक, और अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल है हमारे पास। ट्विटर का पहला सवाल निकाल डालते हैं। What is the minimum amount required to start a small business, and will the loan be insured under this scheme is what Mr. N.L. Slethia wants to know. I think, Snilata, what we will suggest you that don't structure the project with the quantum of loan. First you try to see that in your context, what is the size of the project which is optimum in your relevant sectors and relevant location. Because depending upon the marketing potential, the demand requirement, and then you can be able to structure a project that what will be the scale and the size of the project you will be able to initiate. And then again, if you feel you can break into a different stage, the first stage, second stage, third stage, again it is up to you to decide that how you will be able to implement the project. Then based on that you structure, estimate the project cost, and the project cost then it will have a capital structuring which the financial experts they will be able to guide you. Means the branch manager will be able to guide you about the capital structuring and the project structuring, even the project preparation. Under this Stand Up India scheme, we have also provided the help centers. More than 17,000 such agencies has been identified and put on the Stand Up India portal itself. There you can be able to locate the persons and the agency who can be able to guide you to structure a project, estimate the project cost, and also take you through that what all supports are required.
this is a unique scheme where we intend to implement in a credit plus strategy. Means only providing a finance and funding may not be enough. What we intend to provide you in addition to the fiscal and financial supports, also provide you hand holding in terms of how you implement the project, and also guide you as you take the journey forward with a large number of the SIDBI offices all over the country, and also the NABARD centers, lead district managers, and also more than 17,000 plus help centers which are available. Like these help centers are, it is the district industry centers, the financial literacy centers, also the skill centers like ITI, etc. All have been mapped district wise, and you can apply online. You know, the first time perhaps in the whole world this country has been able to put an online portal which can help you to apply loan online to the bank and the branch of your choice. That is something which is unique to assist you, guide you, and also if you feel there is a need for further assistance, so these things, these issues, your suggestion, inputs, and also your requirement are discussed, monitored by the SLBC, that is a state level bankers committee, and also the lead district managers are helping it. मुझे लगता है कि स्टैंड अप मित्र के जो वेबसाइट है उस पर सभी लोगों को जाना चाहिए और जो लोगों को जो जानकारियां हैं वो लेनी चाहिए। करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग इसको विजिट कर चुके हैं, लेकिन मेरी उम्मीद तो है कि 6 करोड़ लोग इसे देखें और जो आपने जानकारियां वहां पे रखी हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन जा कर के इसका एक तरह से आवेदन कर सकते हैं लोन के लिए, किस तरह से लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जा सकते हैं, अलग अलग शाखाओं में जा सकते हैं। 2-3 चीज़ें अब इस कार्यक्रम के ज़रिए निकल करके आई। एक तो 3,000 करोड़ लोग ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। दूसरी बात यह कि 600 करोड़ से ज़्यादा लोन डिस्पर्स किए, सैंक्शन किए जा चुके हैं कम से कम, और 600 करोड़ रुपए अभी अर्थव्यवस्था में आने के लिए तैयार हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स को भी मदद करेगा। जॉब जो सीख कर रहे हैं, यानी जिनको नौकरी की ज़रूरत है, ऐसे यूनिट्स में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। जीडीपी में जो योगदान है वो तो होगा ही। दूसरा सवाल आइए देखते हैं कि जीमेल के जरिए अगला जो सवाल है वो क्या है इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट के लिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, क्या मुझे भी लोन मिल सकता है और कितना मिल सकता है? ये बिपिन बिहारी जीमेल के जरिए जानना चाहा है। क्या स्टॉक ब्रोकिंग के लिए भी ये, क्योंकि ये पूरा सिस्टम सेटअप करना होता है किसी को भी, और स्टॉक एनालिसिस के लिए या स्टॉक ब्रोकिंग के लिए करीब ऐसा कहा जा रहा है कि आपको 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए तक की ज़रूरत हो सकती है पूरा सिस्टम या फिर लाइसेंस लेने के लिए। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं? देखिए विपिन बिहारी जी, मैं इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ लाइक द गुड्स ट्रेनिंग, लाइक मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग सर्विस एक्टिविटीज़, इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशंस ये है, पहला कि SC होना चाहिए या ST होना चाहिए या महिला होनी चाहिए। ये उद्यमी होने के साथ में लोन का क्वांटम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। पहली बार इस तरह का वेंचर स्टार्ट होना चाहिए। जनरली बैंक्स का या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देने में थोड़ा एक अलग से इसका ये ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। इसमें पूरे पैरामीटर दूसरे तरह के होते हैं। संबंधित बैंक की इच्छा और उनकी जो बिजनेस प्रोफाइल है, बिजनेस पोजीशन है, बिजनेस फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर ये चीज़ को डिपेंड करता है। लेकिन ये तीनों तरह के एक्टिविटीज़ के लिए इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठाया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस एक्टिविटीज़। Mr. Shivaji, you know, another question that came up on our Twitter screens just now, and when we're talking about, women, the question really here is that can women be from the general category though? Yes, it is. I mean, I think a good question you have, good question that you have asked. What is required, that here there are 3 categories of the entrepreneurs who have been failed to be brought in the mainstream. One was SC, ST, and the third is the women. Women can be from any category. Okay. But at the same time, even if scheduled caste women
or the scheduled tribes women, they all will qualify. In fact, the women from the scheduled caste and scheduled tribe will qualify on both these two parameters. So it is a good question. I think हमारे दर्शकों को इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था कि women को सर्वाधिक ज़्यादा इसकी प्राथमिकता दी जा रही है. All right, we're going to come back to this discussion in just a bit, Mr. Shivaji. Right now we need to take a quick break, but you keep those questions rolling because we're going to be discussing all that with you, taking your queries here on Economy Today. Stay with us. We'll be back after this break. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है आपका. देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मॉर्निंग, जिसमें इकोनॉमी टुडे सेक्शन में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टैंड अप योजना की. और हमारे साथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी के सिडबी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शिवाजी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका. सवाल यही है कि जब आप हैंड होल्डिंग की बात करते हैं और आपने एक बड़ी बात कही कि ये स्कीम क्रेडिट स्कीम नहीं है, ये क्रेडिट प्लस स्कीम है, तो आप लोन तो देते ही हैं, वो तो बेसिक है, लेकिन आप हाथ पकड़ के चलते हैं और उद्यमी के साथ में आप उसकी जर्नी के दौरान या जब तक उसको सफलता नहीं मिलती तब तक आप उसका हाथ थामे रहते हैं. आप उसको स्किलिंग भी करते हैं, आप उसको हैंड होल्डिंग करने में सहायता करते हैं, लोगों से मिलवाते भी हैं, शायद नेटवर्किंग भी करते हैं. अब जो आप लोन देंगे उसमें किसी को कुछ शायद किराए पे ज़मीन लेने की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को मशीनरी खरीदने की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को हायर करना होगा, स्किलिंग करने की ज़रूरत होगी. तो पूरा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए किसी भी एक छोटे से बिजनेस के लिए आप किस तरह से पूरा हैंड होल्डिंग करने की जो प्रक्रिया है उसको प्लीज़ समझाएं. इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि जब कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर्स उद्यम कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसमें फाइनेंस के अलावा अन्य बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. मार्केटिंग, इनपुट मटेरियल्स, साथ में मशीन, कोई मशीनरी लगाना है तो किस तरह के मशीन को लगाना है. इन सभी चीज़ों में बहुत सारे हमारे जो उद्यमी भाई बंधु हैं उनको अच्छा खासा हुनर तो है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बार उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. हाँ, लिंकेजेस नहीं होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. अब एक तो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट जब हो जाता है और प्रोडक्शन शुरू हो गया, उसके बाद उन सभी फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कहाँ करें. गुड्स एंड सर्विस को तो मार्केट, क्योंकि वो तो उन चीज़ों को जो बना रहे हैं उसको सर्विस नहीं करेंगे मार्केटिंग. तो उसको मार्केटिंग अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका टर्नओवर तो बढ़ेगा नहीं. तो इस तरह के संपूर्ण इकोसिस्टम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में सिर्फ एक लोन देने की व्यवस्था न रखकर इसके अलावा लोन तो देना ही है, वो भी टाइमली फाइनेंस देना है, एडिक्वेट फाइनेंसिंग देना है. इन सभी चीज़ों को देने के साथ साथ उनको नॉन फाइनेंशियल जिस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है इकोसिस्टम से, उसको भी रोबस्ट बनाने के लिए इसमें पूरा ध्यान रखना. But is that the USP of this scheme, and is this what differentiates this scheme from the other financial inclusion schemes that are there? Should be most of the schemes we pay attention, but here specifically the non-fiscal aspect of providing a hand holding at every stage of the implementation of our entrepreneurs, and also for execution and for graduating them to the higher level.
This special focus has been put it in a mission mode framework, and also it has been supported that the hand holding will be the very crucial. That's why in this scheme, if you will see, every district, the lead district manager has been made as a pivotal officer. In addition to the lead district manager, the SIDBI office all over the country and the NABARD offices, both these two national level institutions are working in hand with the lead district manager to provide complete support at every stage of the entrepreneurs. चलिए अगला सवाल जो है वो देखते हैं कि हमारे पास क्या है इस योजना से जुड़ा हुआ। अगले सवाल पर निकाल डालते हैं। क्या एक अच्छी इकॉनमी के लिए स्टैंड अप योजना में समाज के निचले 10% लोगों को उन्नति के लिए शामिल किया जाएगा? रामनारायण यादव ने ये ट्विटर के जरिए सवाल किया है और अभी तक शायद आपने इसका जवाब भी दिया कि SC ST और महिलाओं के लिए है, लेकिन सबसे निचले 10% लोगों की बात करते हैं उन्नति में शामिल किए जाने की, शायद यही मकसद भी है इसका। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट आप देखें यहाँ पे खास करके ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार ही महिला उद्यमी और SC ST उद्यमियों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और इन सबों को वित्तीय सहायता के साथ साथ में अन्य सभी सहायता का भी एक ख्याल रखा जाए। और इसके साथ में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे डिक्की जो है दलित चैम्बर्स में, इनके पूरे जो देश में विभिन्न जिला में इस संस्था के जो प्रतिनिधि हैं, उनके ऑफिस हैं, उन सभी के साथ में एक इंटीग्रेटेड वे में इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है अगला सवाल इस कार्यक्रम में इस योजना से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑलराइट, स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना क्या अलग अलग योजनाएं हैं या एक ही योजना का हिस्सा है? क्योंकि ये दोनों 15 अगस्त के दिन एक ही टर्म यूज़ किया था प्रधानमंत्री ने, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सवाल लोग करते हैं, साहब स्टैंड अप अलग है, स्टार्टअप अलग है या दोनों एक है? ये कंफ्यूजन है। नहीं, हम दुबे जी को, कृष्णकांत दुबे जी को मैं बिल्कुल अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन कहा जाए, इस तरह के ये प्रश्न को पूछा गया है। मैं इसको स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ये दो अलग अलग स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया अगर वित्तीय संदर्भ में इसको विश्लेषण करके बताने की कोशिश किया जाए तो स्टैंड अप इंडिया डेट प्रोडक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। स्टार्टअप इंडिया इक्विटी साइड से, जो कि जनरली वेंचर कैपिटल एंड अदर रिलेटेड रिस्क कैपिटल की सपोर्ट पड़ती है। स्टैंड अप इंडिया में प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 टोटल लोन की जो अमाउंट है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक जाती है, जबकि स्टार्टअप इंडिया ये बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इनोवेशन सेंट्रिक हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी एंड दैट इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द रियलिटी। वहाँ पर वेंचर कैपिटल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, वहाँ एंजल फंडिंग की जरूरत पड़ती है, वहाँ अर्ली स्टेज और सीड फोकस्ड ऐसे फंडिंग की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मली कन्वेंशनल लेंडर्स एंड बैंक्स इसको सपोर्ट जनरली उनके बिजनेस फ्रेम में नहीं आता है। इसके अलावा वेंचर डेट और वेंचर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जो कि ये स्टार्टअप साइड में होता है। स्टैंड अप साइड में इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए खास करके हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि स्टैंड अप इंडिया एक सिंपल ऋण व्यवस्था को वित्तीय मदद करने के लिए एक स्कीम है, जो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन देने की व्यवस्था सभी बैंक के ब्रांच में, हमारे देश के सभी ब्रांचों के थ्रू दिया जा रहा है। और दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके मेरी जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसके लिए हमारे वेबसाइट में देख लें, या नहीं तो हमारे पास हमारे सभी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करने की कोशिश करें। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Okay, Mr. Shivaji, also looking at what is the kind of rate of interest that people have to pay when they take a loan under this yojana? Also, what if it is not what they're not able to pay it back in 7 years? Is there is there a grace period that is awarded to them? And why is it that
if it is about the rate of interest, why are banks not so aggressive while financing for projects, so to say, and like how they are when they go in for retail credit? And that's what something that the RBI governor also recently talked about. I think both the questions are very pertinent. First thing, the rate of interest. Under this scheme, the rate of interest will be the base rate. Now it is MCLR plus 3% plus tenure premium. ये ceiling है. Anything can be between the base rate and 3% plus the tenure premium, which is supposed to be quite soft in assistance for this type of the targeted beneficiaries. Again, in addition to that, you asked second question that how the banks and even the RBI governor, see, this is one of the high national priorities to provide timely finance, adequate finance to this targeted beneficiary, to bring them in the mainstream, and also providing them all other supports. Of course. You will see the details in the recent past. The credit growth is taking place quite substantially in this particular segment. SMEs, and more so you will see in the micro entrepreneurs. Of course, a Stand Up India in scheme, the micro entrepreneur will be less because normally it will be coming under the Mudra scheme. And this is just very quickly about the time frame also when this loan needs to be paid back, that 7-year. This is again based on each banks have been provided with their code, and that code of ethics that decide that the loan amount of these things should be sanctioned by branch manager. Then loan amount exceeding that goes to the regional office, circle office, and then sometimes if it is higher, then it goes to the head office. But it has to be sanctioned within the time limit, and also under the portal, which is now we are putting it in addition to the Stand Up India portal. And so what is the time limit that it has to be sanctioned? Each bank has their own code. Based on that code, it is decided. But every application has to be acknowledged. If it is further queries to be done, that also will be through email and also through the SMS. The portal provide a matchmaking and linking both the borrower and the branch manager together through the electronic platform. And this electronic platform, there is a beauty on this of this scheme. There is a Stand Up India portal. It is a electronic loan market mechanism, where the applicant can apply not only to one bank and branch, can apply simultaneously. These applications are digital applications. You can scan all the required documents and send it electronically to the branch manager and to branch को आप बोल रहे हैं दे सकते हैं एक साथ? तीन. So 3 बैंक ब्रांच, 3 बैंक और ब्रांच में आप इसको डायरेक्ट सेम डिजिटल एप्लीकेशन जा सकता है. और इसके बाद ब्यूटी में बताता हूँ, ये एप्लीकेशन जो आती है वहाँ पर, ये एप्लीकेशन सिर्फ ये 3 ही बैंक ब्रांचों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा. ये लोन मार्केट में आ जाता है. लोन मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक लोन मार्केट है, कोई दूसरा बैंक, जो कि अभी इस पोर्टल पे 90 ऐसे बैंक्स हैं जो कि इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये 90 बैंक्स can also pick up this application even though it is not submitted to that bank for its due diligence processing, and you will be surprised that good number of the application has been picked up not only by the one bank and then 2 banks. Sometimes it is exceeding more than 3 banks, and sometimes it is sanctioned by more than 2 banks. We are trying to change the dynamics of the ecosystem from the bankers market to the borrower market, and the true potential get crystallized in the process of the due diligence based on objectivity, which is very crucial. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. वक्त हमारे पास इतना ही. बहुत सारी जानकारियाँ ज़रूर है जो आप देना चाह रहे होंगे, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि फिर से एक नया प्रोग्राम के साथ आएँ और जो भी क्वेरीज और कन्फ्यूजन्स हैं उसको ज़रूर दूर किया जाए. तो उम्मीद यही कि आप इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठा करके जो हमारे SC ST और महिला उद्यमी हैं वो आगे आएंगे और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे. फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.